हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, ये जो सीडीपी क्लास है ये दोनों लेवल के लिए है, प्राइमरी एंड जूनियर दोनों लेवल के लिए, क्योंकि जो सीडीपी का सिलेबस प्राइमरी में है वही आपका जूनियर में भी है। ओके, तो डाउट क्लियर हो गया। आज से जो भी क्लास सीडीपी की होंगी वो दोनों लेवल के लिए होंगी। ओके ना, सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। क्लास को स्टार्ट किया जाए। इसकी जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ओके, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको केवल सॉल्व करने हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है किससे? आनुवंशिकता से, शिक्षा से, या जो है संस्कृति से, या सामाजिक नीतियों से। तो किससे किससे प्रभावित होता है ये आपको बताना है। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास जो है प्रभावित होता है किससे? बताएंगे सब लोग? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस बार सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो ध्यान रखना, जो विकास प्रभावित होता है वो आनुवंशिकता से भी होता है, शिक्षा से भी होता है, संस्कृति से भी होता है और सामाजिक नीतियों से भी होता है। इन चारों से प्रभावित होता है। यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? सभी लोग राइट आंसर देंगे। बच्चों का विकास जो है किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तित होता है, या जो है अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है, या पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, या केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है? तो यहाँ पे केवल है तो ये तो आपका गलत ही हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन है आपका। ओके, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव आपको आंसर सर्च करना है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव आंसर भी आपको सर्च करना होगा। दूसरा का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा कि बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? तो व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तित होता है, यही होता है। ओके, किस प्रकार से होता है बच्चों का विकास? व्यवस्थित रूप से होता है। यहाँ पे दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी क्लासेस और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, चलिए, और फॉर्म आपका 1 से 2 नवंबर तक आ जाएगा। तो तैयारी में आप लोग लगे रहें। इस बार सीटेट एग्जाम को पास ही नहीं करना है, केवल आपको जो है बेहतरीन अंकों के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। दोनों लेवल, प्राइमरी एंड जूनियर दोनों। बीएड वाले तो जो हैं केवल लेवल 2 ही दे पाएंगे, और बीटीसी वाले, डीएलएड वाले जो हैं केवल वो दोनों दे पाएंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। ओके, चलिए अगला प्रश्न। छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक जो है संस्था कौन सा है और द्वितीय कारक संस्था कौन सा है? देखिए, प्राथमिक तो परिवार ही है, उसके बाद जो आपका होगा द्वितीयक आपका पुस्तकालय हो जाएगा। ओके, लाइब्रेरी। यहाँ पे तीसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक जो संस्था है वो बच्चे का वो क्या होता है समाजीकरण का? वो होता है परिवार। उसके बाद पुस्तकालय होगा, फिर मोहल्ला आपका जो है आस पड़ोस बोल सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए जो है समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप के जो है समझ बना लेते हैं? वो कौन सी अवस्था है? इससे प्रश्न आता है, बताइए सब लोग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से जो है समझ बना लेते हैं? तो वो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं, टॉपिक वाइज की क्लास में स्टार्ट कर दूं? हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज की क्लास स्टार्ट कर दूं ताकि आप लोग नोट्स भी बनाते चलें और आपका जो है क्लियर भी होता चले, क्योंकि बाद में जब आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करें तो समझ में भी आपको आने लगे। ओके, चलिए बहुत ही जल्द मैं पीवाईक्यू की जो है सीरीज थोड़ा दिन कम कर दूंगा, या तो एक ही वीडियो आया करेगी, बाकी टॉपिक वाइज ही क्लास हुआ करेगी। ओके, आर यू रेडी? कमेंट बॉक्स में यस नो करके बताना। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निमित्तियों को किस रूप में जाना चाहिए? सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत, या अवधारणाएं? बताइए सब लोग। 5 का जवाब दीजिए सब लोग। जीन पियाजे के जो है सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निमित्तियों को किस रूप में जाना जाता है?
तो इसको जो है जाना जाता है स्कीमा के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? स्कीमा के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कुछ भी डाउट्स है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7905632533 पे आप लोग जो है सीटेट या यूपीटेट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार डॉट डॉट विकास को डॉट डॉट आकार देता है। बताइए 6 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो है डॉट डॉट विकास को डॉट डॉट आकार देता है या देते हैं। तो यहाँ पे देखना, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है। ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लेव वाइगोस्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के किसकी भूमिका पर बल दिया है? भाषा पर या संज्ञानात्मक द्वंद्व पर या सहज क्रियाएं पर या स्कीमा पर? 2023 वाला पेपर अगर आपको चाहिए, जो अभी 20 अगस्त को हुआ है, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो सभी लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाएं और वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखना, लेव वाइगोस्की के जो है संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के जो है किसकी भूमिका पर बल दिया है? तो ये जो बल दिया गया है भाषा पर बल दिया गया है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लेव वाइगोस्की या जेरोम ब्रूनर या जीन पियाजे या B.F. स्किनर? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये जो है किया गया है जीन पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। यहाँ पे 8 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रवृत्ति का होना चाहिए? दृढ़, गैर लचीला, लचीला या अनजान? बताइए। नॉर्मल प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे। एक अध्यापक को अपने शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए लचीला। ओके, यानी कि शून्यम में। यहाँ पे 9 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना है यहाँ पे, बुद्धिलब्धि यानी कि IQ परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने को उनकी क्षमता, या प्रत्यक्ष रूप से पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, या बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, या संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन? बताइए सब लोग। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। IQ परीक्षणों की जो है आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? तो ये इसलिए की जाती है प्रत्यक्ष रूप से पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित के लिए की जाती है। यहाँ पे 10 का 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे अभिकथन ए क्या कह रहा है कि जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को जो है उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो सही ही लग रहा है। तर्क आर क्या कह रहा है कि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की जो है कम से कम अपेक्षा रखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? दोनों सही हैं। कौन किसकी व्याख्या सही करता है ये आपको बताना है। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहाँ पे कम से कम अपेक्षा रखते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ए वाला आपका सही होगा, ठीक है। ए वाला यहाँ पे देखना, तो ए किस में सही है? इसमें तो आपके दोनों सही बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। बिल्कुल सरल प्रश्न है, आपको अच्छे से पढ़ना है ये वाले अभिकथन वाले, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न देखना, यहाँ पे जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग जो है किससे निर्मित है? तो जेंडर किससे निर्मित है और लिंग किससे निर्मित है आपको बताना है। 12 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। डेली क्लास का टाइमिंग आप सभी को पता होगा। डेली सुबह 9 बजे, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे, उसके बाद शाम 7 बजे क्लास होती है। डेली 3 क्लास होती है। मॉर्निंग में क्लास इसलिए नहीं हुई है, दोपहर में क्लास इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अपडेट आ गई थी। अपडेट भी देना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे 12 का जवाब दीजिए सब लोग। तो जेंडर जो है सामाजिक निर्मित है और जबकि लिंग जो है जैविक निर्मित है। यहाँ पे आपका 12 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया है कि एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज
सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए या उनको अनदेखा करना चाहिए? ये नहीं। उनको मिटा देना चाहिए? नहीं। दमन कर देना चाहिए? नहीं। तो यहाँ पे 13 का ए वाला ही आपका सही हो जाएगा। एक अध्यापक को जो है सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। यहाँ पे 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे बहुत ही सरल है ये भी कि आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, यह विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, यह संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, यह विद्यार्थियों को ग्रेड बांध देना। तो आकलन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। ओके, ये क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट में ये पूछा गया है। ओके, सीटेट में ध्यान रखना, अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन लगा के जाते हैं तो एग्जाम आप लोग पास करके आएंगे, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे 14 का आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? प्रश्न को तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, यह विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, यह विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, यह विद्यार्थियों में परस्पर अंतर्क्रिया को निरुत्साहित करना। 15 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। डेली क्लास देखा करें, एक भी क्लास आप लोग न छोड़ें, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। दिसंबर में फिक्स है, लास्ट दिसंबर में 25 से 30 के बीच में 100% आपका एग्जाम हो जाएगा। तो तैयारी में आप लोग जुटे रहें। ये मान के चलिए कि फॉर्म आपका आ गया और हम फॉर्म भर चुके हैं, बस दिमाग में एग्ज़ाम कि हाँ इस डेट को मेरा एग्ज़ाम है, मुझे इतने दिन सिलेबस में लगाना है, इतने दिन मुझे PYQ सॉल्व करना है, मैं सीटेड हर हाल में मुझे पास करना है, ये दिमाग में होना चाहिए। ओके, 15 का जवाब दीजिए। यहाँ पे आपका जो है कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? तो वो है विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। 15 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? बताइए। और सबसे ज़्यादा सीटेट में किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है? पेडागॉजी पे फोकस करना है, पेडागॉजी। चलिए, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है रूढ़िबद्ध और स्थापित भाषाओं से, धारणाएं से। ठीक है, यहाँ पे 16 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, किसके द्वारा? रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं से। अगला प्रश्न देखिए, पठन वैकल्प प्रत्यक्ष रूप से जो है किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है या देता है? पठन वैकल्प प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एक प्रश्न तो आना ही आना है। तो पठन वैकल्य पूछे, क्या पूछे? पठन वैकल्य पूछे तो स्केच बनाना हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे 17 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए सब लोग। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जितनी अधिक संभव हो सके जो है अधिक से अधिक सूचनाएं देना चाहिए, या जो है कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग कर जो है बाधित करना चाहिए, या लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप में संप्रेषण करना चाहिए, या इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कठिन जो है कार्य देना चाहिए। केवल लगा है तो ये आपका गलत ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला सही होगा कि लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप में संप्रेषण जो है करना चाहिए। यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, या आवेगशीलता, या अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, या औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। बताइए सब लोग। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही कम लाइक है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें सब लोग। चलिए 19 का जवाब दीजिए सब लोग। स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है
अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। क्या है? अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। 19 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? बच्चों में जो है प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? बुद्धि के निम्न स्तर, या बोधगम्यता का उच्च स्तर, या कार्यों की आसानी से छोड़ देना, या जो है छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके जो है कर पाने की जो है अक्षमता। यहाँ पे 20 के जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? तो ये होती है बोधगम्यता के उच्च स्तर पर। यहाँ पे 20 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अविगतन ए क्या है कि विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्चा पर बल देना चाहिए। तर्क आर क्या है कि बच्चों में अध्यापक की सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। तो इसमें कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है, बताइए सब लोग। 21 का राइट आंसर क्या होगा? विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्चा पर बल देना चाहिए। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। इसमें देखिए अविगतन ए भी सही है, तर्क आर भी सही है, ठीक है, यानी कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे आपका पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग जवाब देंगे इसका। विद्यालयों को किस प्रकार पर बल देना चाहिए? सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, या पाठ्य पुस्तक से सीखना, या संदर्भ रहित अधिगम, या रचनात्मक अधिगम। 22 का जवाब दिए सब लोग। विद्यालयों को किस पर जो है बल देना चाहिए? बहुत अच्छे। विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? रचनात्मक अधिगम पर बल देना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग आंसर देंगे कि प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या करना जो है महत्वपूर्ण है? स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, या स्व आकलन हेतु अवसर देना, या विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, या मानकीकृत पाठ्यचर्चा को अनुसरण करना। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अवसरों को कम कर देना ये नहीं होना चाहिए, स्व आकलन हेतु अवसर देना ये आपका सही होगा। अवसर भी लगा है, अवसर देना भी, यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए बहुत अच्छे। अविगतन ए क्या है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का स्वत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। तर्क आर क्या है? योग्यता की अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अप्रेरित करता है। कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है, बताइए। 24 को जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग डियर, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि और सारे लोगों को हेल्प मिल सके और उनको भी बिल्कुल फ्री में जो है PYQ क्वेश्चन मिल सके। देखिए यहाँ पे अविगतन ए भी गलत है, तर्क आर भी गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। यहाँ पे आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा की संभावना है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा की संभावना है? प्रकार्यात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक सुनम्यता, अपसारी चिंतन, या विमर्शात्मक लेखन। बहुत अच्छे, सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा की संभावना है? तो वो आपका है प्रकार्यात्मक स्थिरता। ओके, किसके द्वारा? प्रकार्यात्मक स्थिरता। यहाँ पे 25 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, अविगतन ए क्या कह रहा है कि अध्यापक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। तर्क आर क्या है? ये भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सा सही इसमें आपको बताना है, बताइए। 26 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, ऑप्शन देखिए फिर फटाफट आंसर देंगे सब लोग। बहुत ही कम लाइक है, ये भी आप लोग ध्यान दें, थोड़ा लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखना
ए और आर दोनों सही हैं, और जो है आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भावनाएं जो हैं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। या जो है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही साथ स्मृति को भी, या ना तो अधिगम को प्रभावित करती है ना ही स्मृति को प्रभावित करती है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? भावनाएं क्या है बताइए? भावनाएं जो हैं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी जो है प्रभावित करती हैं। यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न आ गया है, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो, उनके जीवन में संबंधित हो, बहुत ही अमूर्त हो। 28 का जवाब दीजिए सब लोग। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य जो है उनके जीवन में संबंधित हो। ओके, 28 का तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना यहाँ पे, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करना चाहिए? नहीं। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए? नहीं। अधिगम के प्रति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए? नहीं। विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए? तो कौन सा सही होगा? ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन आ गया है, सभी लोग जवाब देंगे। निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? किसके द्वारा? ये होती है विद्यालय संस्कृति से विमुखता के भाव के द्वारा बाधा उत्पन्न होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। इस बार सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी कभी एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास। और भी क्लासेस आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर।